हेलो जी, हाँ नमस्कार। क्या हाल चाल दोस्तों। सबसे पहले तो वेलकम बैक टू द सीरीज ऑफ लेक्चर। अपन बात कर रहे हैं राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे की। और इस सीरीज़ में आपको पता है ये अपना कौन सा है, ये अपना फोर्थ लेक्चर है। अभी तक हमने चैप्टर 10 डिस्कस कर लिया, चैप्टर 11 डिस्कस कर लिया, चैप्टर 12 और आज चैप्टर 13 डिस्कस करने वाले हैं। हम कर क्या रहे हैं, हम राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे पढ़ रहे हैं थ्रू एमसीक्यूज़। कैसे पढ़ रहे हैं? एमसीक्यूज़ के थ्रू। ऑब्वियसली रीज़न क्या है एमसीक्यू के थ्रू पढ़ने का? रीज़न ये है कि राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे बहुत ज़्यादा फैक्चुअल है, और अगर किसी भी फैक्चुअल चीज़ को नोवेल की तरह एक डीसीपीटी किताब की तरह पढ़ा जाए तो वो याद नहीं रहेगी। इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको याद रखने के लिए हम सवाल जवाब के तरीके से पढ़ें, और इसलिए इसको एमसीक्यू पैटर्न पे बनाया गया है। तो लगभग 20 से 22 सवाल हैं इसमें इसमें 22 सवाल है, पर्टिकुलरली 22 क्वेश्चंस हैं, जिसमें हम ये पूरा इकोनॉमिक सर्वे कवर कर लेंगे। मतलब पर्टिकुलरली चैप्टर 13 कवर कर लेंगे। तो आज अपन बात करने वाले हैं राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे के चैप्टर 13 की, जो कि है फिस्कल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक पॉलिसी, वित्तीय प्रबंधन और आर्थिक नीति। तो शुरू करें। एक बार ऑडियो वीडियो बता दो आपकी साइड से, सही है ना? हाँ, सही है भाई। अच्छा, लेट अस स्टार्ट दिस क्लास विद अ वेरी पॉजिटिव थॉट। और आज का एक बहुत पॉजिटिव थॉट है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि जैसा बनना चाहते हो वैसी सोच रखो, क्योंकि जैसी सोच रखोगे वैसे बन जाओगे। हमारा एक छोटा सा विचार हमारे जीवन को शेप करता है। एक छोटा सा विचार भी है ना, बहुत पावरफुल होता है, ये बात ध्यान रखना। क्योंकि वो कहते हैं ना कि योर थॉट्स बिकम योर एक्शन बिकम योर हैबिट एंड योर हैबिट बिकम योर कैरेक्टर। तो आपका चरित्र का निर्माण करते हैं आपका थॉट, और इवेंचुअली आपका जो कैरेक्टर है या आपका चरित्र जो है वो निर्माण करता है आपकी लाइफ का। तो आप कैसी लाइफ जियोगे डिपेंड करता है कि कैसे थॉट्स को आप पालते हो, है ना। खैर, आगे बढ़ते हैं। आज बात करने वाले हैं चैप्टर 13 की। आज क्यों ना कुछ अलग ट्राई करें। आज अपन पीछे से चालू करते हैं ना, यानी सवाल नंबर 22 से पीछे से चालू करते हैं। लेट अस डू इट दिस वे। हाँ भाई, यही ठीक है। तो पढ़ो सवाल। आप सवाल पढ़ो, मैं एक बार ऑडियो विजुअल चेक कर लेता हूँ कि सही है या नहीं है। हाँ जी, लगता है ऑडियो विजुअल सही है सब। तो शुरू कर देते हैं अपन। वर्ष 2024-25 में पूंजीगत व्यय यानी कैपिटल आउटले कितना था? कैपिटल आउटले भी कह सकते हो इसको, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी कह सकते हो। कितना था बताओ? 30,727 करोड़। ऑप्शन बी इज राइट। 30,727 करोड़। वर्ष 2024-25 की बात कर रहा है ये, है ना, पिछले साल की। 25-26 की भी बात नहीं कर रहा उससे। मतलब ये एक्चुअली इकोनॉमिक सर्वे कब का है? 2025-26 का है। पर ये सवाल पूछ किसका रहा है? पिछले साल का पूछ रहा है।
तो पिछले साल का कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना था? 30,727 करोड़। ठीक है, चलो ये वही सारी बातें लिखी हुई है, 30,727 करोड़। खैर, अगला सवाल, राजस्थान का वर्ष 2025 में राजस्थान की खाद्य मुद्रास्फीति यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स में कितनी वृद्धि हुई? होलसेल प्राइस इंडेक्स में कितना इंक्रीज हुआ 2025 में, बताओ। राजस्थान का होलसेल प्राइस इंडेक्स, पहले तो ये बताओ होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या होता है। चलो पहले आंसर बता देता हूँ। 1.29% इंक्रीमेंट हुआ है होलसेल प्राइस इंडेक्स में राजस्थान। ठीक है, होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या होता है आपको पता ही है। इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति यानी महंगाई, इसको नापने का एक इंडेक्स होता है। वैसे तो दो तरीके के इंडेक्स होते हैं मेजरली, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और एक होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स, सीपीआई और डब्ल्यूपीआई, है ना, हमने पढ़ा हुआ है पहले। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में वो सारे सामान होते हैं, वो सारे गुड्स एंड सर्विस होते हैं जिससे ज़्यादातर कंज्यूमर को डायरेक्टली असर पड़ता है, जो कि डेली यूज़ के गुड्स होते हैं, डेली यूजेबल्स होते हैं, जैसे कि आपका एफएमसीजी गुड्स होते हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जैसे तेल, पानी, साबुन वगैरह, ये सारी चीज़ें। होलसेल प्राइस इंडेक्स जो होता है ये एक्चुअली दिखाता है कि इंडस्ट्रियल लेवल पर, इंडस्ट्री के लेवल पर कितना इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, यानी होलसेल रेट पे। यहाँ वो गुड्स होते हैं जो कि जनरली कंज्यूमर को डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं करते, हालांकि करते हैं इवेंचुअली, बट डायरेक्टली नहीं करते। ये बताता है कि फैक्ट्रीज़ के लेवल पर महंगाई कितनी है। तो यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ सर्विसेज नहीं होती, यहाँ सिर्फ गुड्स यानी सिर्फ वस्तुओं का मापन किया जाता है। तो इसमें कुछ वस्तुएं होती है और उनके हिसाब से उनकी कितनी रेट बढ़ी पिछले साल के कंपैरिजन में, उस हिसाब से उनका एक वेटेड एवरेज निकाला जाता है और बताया जाता है कि ओवरऑल हमारा जो है होलसेल लेवल पर कितना इन्फ्लेशन या कितनी महंगाई बढ़ी है। ठीक है, तो राजस्थान का पिछले साल का होलसेल प्राइस इंडेक्स कितना था? 1.29%। ठीक है, देखो लिखा है पहले इतना था, अब इतना हो गया, 427 हो गया, जो कि पिछले साल से 1.29% बढ़ा है। ठीक है, अच्छा ये बढ़ता क्यों है? चीज़ों की कीमतें क्यों बढ़ती है? वैसे तो आपको पता ही है, चीज़ों की कीमतें बढ़ती है आपके जलवायु परिवर्तन से। क्यों, क्या होता है जलवायु परिवर्तन से? जलवायु परिवर्तन से फ़र्क पड़ता है एक तो आपके क्रॉप्स पे, फसलों की के उगने पे, या फसलों की कितनी मात्रा उगी है उस एनुअल, उस साल में, उस पर असर पड़ता है। तो अगर फसलें कम होगी तो ऑब्वियसली अनाज वगैरह की कीमतें बढ़ जाएगी। गर्मी, लहर और आसमान से, मानसून से प्रभावित हुई है, हाँ मेजरली तो यही है फैक्टर। इसके अलावा खैर और भी फैक्टर होते हैं कि लेबर की वेजेस कितनी है, और इसके अलावा और भी फैक्टर होते हैं कि सप्लाई साइड शॉक्स हैं क्या, जैसे रशिया और यूक्रेन का युद्ध हो गया तो हमारे हमारा इम्पोर्ट डिपेंडेंट जो इकोनॉमी है इंडिया की, उसमें जो है महंगाई बढ़ी है। ऐसे ही आपका ईरान वाला जो अभी वॉर हुआ उसकी वजह से पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ी है, तो पेट्रोल बढ़ा तो उससे ट्रांसपोर्टेशन की कीमतें बढ़ी, वो सब चीज़ें हुई है, ओवरऑल महंगाई बढ़ती है उससे। फिर वही कह रहा है फूड इन्फ्लेशन प्राथमिक लिखो और खाद्य पदार्थों, ठीक है हटाओ, तो भाई फूड इन्फ्लेशन यहाँ क्यों दिया है? ये तो सीपीआई में इंक्लूड होता है। खैर कोई बात नहीं, चलो आगे इंग्लिश में पढ़ते हैं। व्हाट परसेंटेज ऑफ सिस्टमिक सॉरी स्कीमेटिक बजट 2025-26 इज अलोकेटेड टू वाटर सप्लाई एंड एनर्जी। हाँ भाई, अगर हमारे बजट में 100 रुपये खर्च किए गए मान लो, तो अलग अलग फील्ड में किए गए होंगे, कोई एजुकेशन पे किया गया होगा, हेल्थ सेक्टर पे किया गया होगा। अब ये पूछ रहा है वाटर सप्लाई और एनर्जी पे कितना किया गया है, उन 100 रुपये में से कितना किया गया है बताओ।
अगर 100 रुपये राजस्थान की सरकार ने खर्चा किया है ना, तो उसमें से लगभग 20 रुपये, या यूँ कहूँ 19.68%, इतना परसेंट यानी इतना प्रतिशत बजट का खर्चा किया गया है वाटर सप्लाई और एनर्जी के ऊपर। देखो पढ़ो, वाटर सप्लाई एंड एनर्जी रिसीव 19.68% एलोकेशन। एजुकेशन एंड हेल्थ सबसे ज़्यादा, हाँ ये पूछा जा सकता है सवाल, ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बल्कि। एजुकेशन एंड हेल्थ को सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर किया है गवर्नमेंट ने, जो कि अच्छी बात है। कितना? 28.25%, 28.25% खर्चा किया है। यानी अगर गवर्नमेंट के हर 100 रुपये में से जो गवर्नमेंट ने खर्चा किया है उसका लगभग, वैसे तो 28.25 है, पर मोटा मोटा समझे लगभग 30 रुपये हेल्थ और एजुकेशन पे खर्चा किया है, जो कि अच्छी बात है। आगे देखो, सोशल सिक्योरिटी पे 12.5%, इंफ्रास्ट्रक्चर पे 10.87%, और टोटल बजट था कितने का? वो था 2,45,608.47 करोड़ का। ठीक है, ये वाली लाइन सबसे इम्पोर्टेंट है। शिक्षा और स्वास्थ्य पर 28.25% अपने बजट का खर्चा किया है ना, और जल आपूर्ति और ऊर्जा पे 19.68% का खर्चा किया है। चले, क्या हो गया? अगला सवाल आ जाओ, सवाल नंबर 19। व्हाट इज द ग्रोथ रेट ऑफ सर्विस सेक्टर एट कांस्टेंट प्राइस 2025-26? हाँ भाई, वर्ष 2025-26 में स्थिर कीमतों पर सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर क्या है? स्थिर कीमतों पर सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर क्या है? बताओ। अपनी इकोनॉमी में 3 सेक्टर होते हैं, आपको पता ही है ना? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर में आपका सर्विस सेक्टर भी बोल देते हैं इसको, सर्विस सेक्टर इसमें आता है। प्राइमरी सेक्टर में जैसे आपका एग्रीकल्चर है ना, कृषि वगैरह, माइनिंग वगैरह इसमें आता है। सेकेंडरी सेक्टर में आपका इंडस्ट्री इसमें आता है, इंडस्ट्री वगैरह इसमें आता है ना। सर्विस सेक्टर में आपके सारे जैसे आईटी सर्विसेज, हाँ एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, सारे सर्विसेज जैसे आपकी दुकान वगैरह जो चलती है, ट्रेड एंड बिजनेस, ये सब इसी में आता है। होटल रेस्टोरेंट, होटल एंड रेस्टोरेंट, ये सारा जो भी ये फैसिलिटेट करते हैं चीज़ें, ये सारी फैसिलिटीज़ आती है सर्विस सेक्टर में। और ऑब्वियसली हमको ये भी पता है कि सर्विस सेक्टर ही जो है हमारा लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है हमारी इकोनॉमी
हाँ जी, वेलकम बैक। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या। आप जब तक सोल्यूशन पढ़ो इसका। सर्विसेज, सारे सर्विसेज जैसे आपकी दुकान वगैरह जो चलती है, ट्रेड एंड बिजनेस, ये सब इसी में आता है। होटल रेस्टोरेंट, होटल एंड रेस्टोरेंट, ये सारा जो भी ये फैसिलिटेट करते हैं चीज़ें, ये सारी फैसिलिटीज़ आती है सर्विस सेक्टर में। और ऑब्वियसली हमको ये भी पता है कि सर्विस सेक्टर ही जो है हमारा लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है हमारी इकोनॉमी में। हाँ जी, सब कुछ चंगा चल रहा है जी। चलो, अगर सब कुछ सही है तो कंटिन्यू करते हैं आगे। दरअसल क्या हुआ है ना कि पहले कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैंने पूरा पूरा लेक्चर रिकॉर्ड कर लिया है और उसके बाद मुझे पता लगा कि 1 मिनट के बाद ही रिकॉर्डिंग स्ट्रीमिंग रुक गई थी, तो वो मेहनत बर्बाद हो जाती है। इसलिए मैं बीच बीच में एक बार चेक कर लेता हूँ, है ना। आई होप यू डोंट माइंड। और इसी के साथ सोल्यूशन देख लो। मैंने बताया आपको सर्विस सेक्टर की ग्रोथ कितनी हुई है पिछले एक साल में, 11.15% हुई है। अगर यही बात मैं करूँ सेकेंडरी सेक्टर या उद्योग वाले क्षेत्र में, तो वहाँ वृद्धि हुई है 7.02% की। और कृषि क्षेत्र में बहुत कम, बहुत नॉमिनल सी 0.22% की हुई है। ये बताता है कि हमारे देश का, वैसे यही हालत देश की भी है जो राजस्थान की है, ये बताता है कि हमारे देश की या राजस्थान की एग्रीकल्चर जो है वो कितनी स्टेगनेंट है, रुकी हुई है। स्टेगनेंट का मतलब होता है रुका हुआ। तो एग्रीकल्चर की हालत काफ़ी ख़राब है। और इसके खैर अपने आप में बहुत सारे कारण हैं, कभी चर्चा करेंगे। जैसे आपका डिसगाइज एम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? डिसगाइज एम्प्लॉयमेंट बताओ मुझे, कमेंट सेक्शन में बताना। खैर फिलहाल तो बात करते हैं आगे। कुल वास्तविक जीएसवी वृद्धि 7.03% है ना। ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन की ग्रोथ हुई है 7%। सर्विस जीएसवी एस्टिमेटेड इतने लाख करोड़, ये एग्जैक्ट टर्म्स भी दे दिया, 4 लाख करोड़, ठीक है। और मैंने आपको बताया था सर्विस सेक्टर में क्या क्या आता है, टूरिज्म, आईटी, फाइनेंशियल सर्विसेज, ये सब, ठीक है। चलें आगे, सवाल नंबर 18 पे आ जाओ भाई। वर्ष 2024-25 में ब्याज भुगतान राजस्व प्राप्तियों का कितना प्रतिशत था? व्हाट परसेंट ऑफ रेवेन्यू रिसीट वॉज इंटरेस्ट पेमेंट इन 2024-25? बताओ, अच्छा सवाल है भाई। आपको पता ही है अपने बजट में दो तरीके की प्राप्तियां होती है वैसे। चलो वैसे आपको पता है, बार बार बच्चों की तरह समझाना सही नहीं लग रहा मुझे भी, पर वैसे वैसे बता देता हूँ। दो तरीके की चीज़ें होती है बजट में। एक तो कैपिटल अकाउंट होता है, एक रेवेन्यू अकाउंट होता है। इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है और कैपिटल रिसीट्स होती है। यहाँ रेवेन्यू अकाउंट में क्या होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है और रेवेन्यू रिसीट्स होती है। वैसे आपको पता ही है क्या क्या किस में क्या क्या होता है, ये सवाल पूछा हुआ है। जो डे टू डे खर्चे होते हैं ना, जनरली एक साल के अंदर जो कंप्लीट हो जाते हैं, जो ट्रांजैक्शनल किस्म के खर्चे होते हैं, जो किसी तरीके का लोन या किसी तरीके का बर्डन नहीं बनाते, जिनका आपको लंबे समय तक इंटरेस्ट नहीं देना होता, या कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट जो लंबे समय तक रिटर्न भी नहीं देता है, उस तरीके के खर्चों को रेवेन्यू अकाउंट में डाला जाता है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या क्या होते हैं? जैसे गवर्नमेंट ऑफिसर्स को सैलरी वगैरह देते हैं, हाँ, या गवर्नमेंट कोई ऐसा काम करवा देती है,
मेंटेनेंस का काम करवा देती है, या गवर्नमेंट कोई सब्सिडी दे देती है, जैसे स्कीम चलाती है बहुत सारी। वैसे ही रेवेन्यू रिसीट्स में क्या क्या आएगा, ऐसी प्राप्तियां गवर्नमेंट की जो एक साल में ही कोई नॉन डेट क्रिएटिंग प्राप्ति है, जैसे जैसे गवर्नमेंट ने किसी देश को लोन दिया तो वहाँ से आने वाला इंटरेस्ट, यहाँ इंटरेस्ट वो भी होगा जो गवर्नमेंट ने अगर किसी देश से लिया है लोन, तो उस पर जो इंटरेस्ट दे रही है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। और ऐसे ही आने वाला इंटरेस्ट रेवेन्यू रिसीट है। और उसके अलावा गवर्नमेंट छोटी मोटी फीस वगैरह कलेक्ट करती है, आपको पता ही होगा। इस तरीके की रिसीट्स होती है। वैसे ही कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपिटल रिसीट होता है, ये लंबे समय के खर्चे होते हैं। जैसे गवर्नमेंट ने एक स्कूल बना दिया, एक रोड बना दिया, या गवर्नमेंट ने एक पुल बना दिया, लेट से रोड का कंस्ट्रक्शन करवा दिया। अब वो रोड बन गया, वो लंबे समय तक जो है ना एक गवर्नमेंट की एसेट बन गई। ऐसा नहीं है ना कि साल भर के बाद वो ख़त्म हो जाएगा। उस पर टोल टैक्स तो गवर्नमेंट हो सकता है 10 साल तक कलेक्ट करेगी, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ऐसे ही कैपिटल रिसीट भी होता है। जैसे गवर्नमेंट ने ये तो खर्चा हो गया बनाने में। कैपिटल रिसीट जैसे गवर्नमेंट ने लोन ले लिया यूएसए से या वर्ल्ड बैंक से, अब गवर्नमेंट उसको जो है 10 साल तक चुकाएगी, ब्याज दर अलग अलग ब्याज से। तो इस तरीके से ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। अच्छा, ये तो कैपिटल रिसीट हो गया अगर लोन लिया है तो। ऑब्वियसली इस लोन पे जो इंटरेस्ट दे रही है वो यहाँ पर है, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। खैर, हम ज़्यादा डिटेल में चले गए, वापस मुद्दे पे आओ। पूछा क्या है, राजस्व प्राप्तियाँ, यानी ये जो रेवेन्यू रिसीट की जो मैं बात कर रहा था, ये वाली रेवेन्यू रिसीट, इस पे व्हाट परसेंट वाज इन, हाँ, तो टोटल रेवेन्यू रिसीट में से जो इंटरेस्ट पेमेंट किया वो कितना परसेंट है। इंटरेस्ट पेमेंट 2024-24 इतना, यानी 17.68% है भाई, 17.68% है। ये बात कर रहा है 2024-25 की। एक्चुअली बजट में भी क्या होता है, देखो ध्यान से सुनना ये बात। बजट में भी तीन चीज़ें होती है एक्चुअली, तीन चीज़ें पेश की जाती है जब बजट आता है तब। अभी जैसा आपको लग रहा है ना कि अभी 2025-26 का बजट आया है, तो एक्चुअली देखा जाए तो 2025-26 का एक्यूरेट डेटा है ही नहीं अभी गवर्नमेंट के पास। ये बजट जो आया है ये दरअसल 2024-25 का तो फाइनल एक्यूरेट डेटा है ये। तो एक्चुअल बजट तो ये 2024-25 का है, पर 2025-26 का एस्टिमेटेड बजट है ये गवर्नमेंट का एस्टिमेटेड बजट है। साथ ही साथ 2026-27 का भी गवर्नमेंट एक बजट पेश करती है, ये भी एस्टिमेटेड बजट होता है। तो ये तो सिर्फ गवर्नमेंट, एक तो वो है कि यहाँ तो सिर्फ गवर्नमेंट ने क्या प्लानिंग की है, गवर्नमेंट की सोच क्या है, अगले साल कितना एक्सपेंडिचर करना है, क्या वो है। दूसरा, एक्चुअल डेटा तो इसके अवेलेबल हैं। ये हैं कि गवर्नमेंट ने, हाँ गवर्नमेंट ने खर्चा कर दिया है, गवर्नमेंट ने सारी बातें कर दी है, पर गवर्नमेंट के पास अभी तक डेटा नहीं आया होता है इसका। तो ध्यान रखना, ये जो 2025-26 का हम बजट बोल रहे हैं ना, एक्चुअली ये एक्चुअल एस्टिमेटेड नहीं है। ये मतलब एक बिल्कुल इस्टेब्लिश्ड फैक्ट्स नहीं है ये, अभी प्योर डेटा नहीं आता है गवर्नमेंट के पास। पूरा साल कंप्लीट हो जाएगा उसके कुछ महीनों के बाद तक, यानी जब 2026 का बजट गवर्नमेंट पेश कर रही होगी ना, 26-27 वाला जो बजट, तब एक्चुअल में जाके 25-26 के बजट का एक्चुअल डेटा आएगा गवर्नमेंट के पास। खैर, मुद्दे की बात क्या है, सवाल पूछ रहा है आपका, हाँ, रेवेन्यू रिसीट में हमने कितना इंटरेस्ट पेमेंट किया है, तो वो साहब 17.68% है। ठीक है, चलो सवाल नंबर 17 पे आ जाओ। व्हाट इज राजस्थान कॉन्ट्रीब्यूशन टू ऑल इंडिया जीडीपी एट करंट प्राइसेस। पढ़ो सवाल को। राजस्थान का साल 2025-26 में पूरे भारत की जीडीपी में राजस्थान का कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन है, बताओ।
मैं अनुमान लगाता हूँ, मेरे ख्याल से होना चाहिए 5.25%। जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है, पेन कहाँ गया, ये रहा, हाँ 5.25% था। बाकी देखते हैं आंसर में क्या है। वैसे 5.25% होना चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ, अब डिस्कस कर लेते हैं क्या भाई, अगर पूरे राजस्थान सॉरी पूरे भारत की, इंडिया की अगर जीडीपी, आपको पता है ये देश की तो क्या होती है, पूरे कंट्री की, नेशन की तो क्या होती है, नेशन की जीडीपी। और जीडीपी का तो आपको पता ही है, जीडीपी का मतलब कि पूरे देश में कितना गुड्स और सर्विस जो है वो किया जा रहा है या बनाया जा रहा है, या एक साल के अंदर कितना गुड्स एंड सर्विस मैन्युफैक्चर किया गया। तो इकोनॉमी की दशा बताती है जीडीपी। वैसे ही स्टेट में क्या होता है, स्टेट में जीडीपी नहीं होती, स्टेट में जीएसडीपी होता है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन, जीएसडीपी होता है। अब ये कहता है ऑब्वियसली स्टेट स्टेट की सारी सभी स्टेट्स की जीएसडीपी मिलके ही तो जीडीपी बनती है। भाई भारत में 28 स्टेट हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज है, ये सब मिलकर के ही तो पूरे देश की जीडीपी बनाते हैं। तो ये कह रहा है कि राजस्थान की जो जीएसडीपी है वो पूरे देश की जीडीपी का कितना परसेंट है, तो इसका आंसर है 5.25%। एक बार चेक करो, हाँ 5.25%। यानी अगर पूरे देश ने एक साल में 100 रुपये का कारोबार किया है या 100 रुपये की इकोनॉमी है हमारी, तो उसमें से 5.25 रुपये का काम राजस्थान ने किया है। समझ में आ रही बात? एट कांस्टेंट प्राइस द कंट्रीब्यूशन इज 4.86%। ये तो कांस्टेंट प्राइस में है और ये करंट प्राइस में है, ठीक है। ये आपको पता ही है कांस्टेंट और करंट प्राइस में अंतर क्या है। राजस्थान का नॉमिनल जीएसडीपी, ठीक है, इतना है, और इंडिया का नॉमिनल जीडीपी है इतना, ठीक है। राजस्थान इज इंडिया से, ये तो बताने की बात ही नहीं। खैर, बस ये ध्यान रखना कि हाँ, ये दोनों ही फैक्ट ध्यान रखना, दोनों इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान ने करंट प्राइस पे पूरे इंडिया के जीडीपी में 5.25% का कंट्रीब्यूशन किया, ये चालू कीमतों पर, करंट प्राइस पे। और स्थिर कीमतें यानी कांस्टेंट प्राइस पर ये हैं 4.86%, ठीक है। तो अगर इसी सवाल में आपसे पूछ लिया जाता, करंट प्राइजेस की जगह कांस्टेंट प्राइस आ जाता, तो इसका आंसर क्या होता फिर बताओ आप, कमेंट सेक्शन में बताना, इन्हीं ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होता। चलो आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाओ। क्या कहता है, राजस्थान का राजस्व घाटा कितना था, रेवेन्यू डेफिसिट कितना था। आपको पता ही है रेवेन्यू डेफिसिट या राजस्व घाटा किसे कहते हैं, जब सरकार का राजस्व व्यय, या जैसे इंग्लिश में बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सरकार के रेवेन्यू रिसीट से, यानी सरकार का राजस्व घाटा सरकार के राजस्व प्राप्तियों से ज़्यादा हो, यानी सरकार का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सरकार के रेवेन्यू रिसीट से ज़्यादा हो, तब ऑब्वियसली खर्चा ज़्यादा हो गया, कमाई कम है तो घाटा ही लगेगा, तो वो कहलाता है सरकार का राजस्व घाटा या रेवेन्यू डेफिसिट इस केस में, ठीक है। अब ये पूछा था कितने 2024-25 में कितना था, बताओ। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 41,940 करोड़। ये बात कर रहा है 24-25 की, ठीक है, 41,950 करोड़। 41,950 करोड़। दिस इज हायर देन 38,955 करोड़ इन 2023-24। ऑब्वियसली गवर्नमेंट के क्या होता है कि गवर्नमेंट की कुछ सोशल सर्विस की चीज़ें भी तो होती है ना, गवर्नमेंट की सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, तो इस वजह से ऑब्वियसली एक वेलफेयर स्टेट में ये अनुमानित ही है, ये एक्सपेक्टेड ही होता है कि गवर्नमेंट को जो है रेवेन्यू और फिजिकल डेफिसिट होते हैं, और ख़ासतौर पे डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया होता ही है। हालांकि ये अच्छी बात नहीं है इकोनॉमी के लिए, लॉन्ग टर्म इकोनॉमी के लिए ये सही नहीं है। और अगर एक और चीज़ मुझे बताना, आप कमेंट सेक्शन में बताना,
कि गवर्नमेंट की रेवेन्यू डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट दोनों में से ज़्यादा डेंजरस कौन सा है किसी भी गवर्नमेंट या इकोनॉमी के लिए, उसका रेवेन्यू डेफिसिट ज़्यादा हो या फिस्कल डेफिसिट ज़्यादा हो। हालांकि दोनों ही खतरनाक है लंबे समय के लिए, पर फिर भी रेवेन्यू डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट में से कौन ज़्यादा खतरनाक है गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी के लिए या इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए, ये आपका कमेंट सेक्शन में बताना है आपको, ठीक है। हालांकि सवाल अपन कह रहे थे रेवेन्यू डेफिसिट इतना है भाई, ये वैसे जनरली आपसे आंकड़े नहीं पूछेगा, डेटा नहीं पूछेगा, ये आपसे परसेंटेज टर्म्स में पूछेगा, ठीक है। परसेंटेज वाला भी है सवाल, आगे जब देखेंगे तब पता लगेगा आपको। व्हाट इज द सीपीआई, जनरल ग्रोथ रेट फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर एट जयपुर सेंटर। सीपीआई क्या होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो सीपीआई की जो जनरल ग्रोथ रेट है इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए जयपुर सेंटर पे वो कितनी है, ये अच्छा है सवाल। बताओ। देखो सीपीआई के बहुत सारे सेंटर हैं अलग अलग, जैसे एक जयपुर में है, एक अलवर में है, एक भीलवाड़ा में। क्या है सीपीआई के सेंटर, मतलब होता क्या है, गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट ने कुछ डेटा सेंटर बना रखे हैं। सीपीआई का मतलब तो पता ही है अपने को कि इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति को नाप रहे हैं। अब गवर्नमेंट क्या करती है कि पूरे देखो हर डिस्ट्रिक्ट में भी अलग अलग महंगाई हो सकती है, तो गवर्नमेंट ने कुछ अलग अलग डिस्ट्रिक्ट बना लिए कि एक तो जयपुर ले लिया, एक अलवर ले लिया और एक भीलवाड़ा ले लिया। अब गवर्नमेंट ने यहाँ पर अपने सेंटर बनाए, इन 3 शहरों में या 3 जिलों में नापली महंगाई, पर्टिकुलरली सीपीआई। हालांकि सीपीआई के अंदर भी बहुत सारे होते हैं, सीपीआई जनरल, सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, है ना, सीपीआई फॉर एग्रीकल्चरल लेबर्स, सबके लिए अलग अलग होता है। गवर्नमेंट ने 3 सेंटर बना लिए। अब गवर्नमेंट कहती है कि हम तीनों पे नाप लेंगे सीपीआई और तीनों का एवरेज निकालेंगे तो हमको राजस्थान इन जनरल में राजस्थान की सीपीआई पता लग जाएगी। अब ये पूछ रहा है कि हाँ सीपीआई जयपुर सेंटर पे 2025 में कितनी परसेंटेज थी, तो इसका सही आंसर है आपका 1.88%। 1.88% है साहब। सॉल्यूशन पढ़े। जयपुर केंद्र पे 2025 में सामान्य सूचकांक वृद्धि 1.88% रही। अलवर में ये 2.02% रही। ऑब्वियसली अलवर में महंगाई ज़्यादा क्यों है, क्योंकि अलवर में एनसीआर वाला रीजन लग जाता है। भीलवाड़ा में 2.62% रही। अखिल भारतीय स्तर पर वृद्धि पूरे इंडिया के लेवल पे बात करें तो 2.75% रही। सीपीआई आईडब्ल्यू, आईडब्ल्यू का मतलब होता है इंडस्ट्रियल वर्कर, ये लिखा है सीपीआई आईडब्ल्यू। इसका बेस ईयर क्या है, 2016। 2016 इसका बेस ईयर है। ये भी अच्छा सवाल पूछा जा सकता है। और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को आपको पता होगा बहुत सारी, एक तो बेसिक सैलरी मिलती है, उसमें अलाउंसेस मिलते हैं, एक तो हाउस रेंट अलाउंस मिलता है और एक डियरनेस अलाउंस मिलता है, महंगाई भत्ता। तो जो महंगाई भत्ता होता है ना वो इसी सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर के बेसिस पे, सीपीआई आईडब्ल्यू इंडस्ट्रियल वर्कर के बेसिस पे ही मिलता है। आपको पता है हर साल डीए में इंक्रीमेंट होता है, तो वो इंक्रीमेंट कितना होता है, वो इंक्रीमेंट कितना होगा ये डिपेंड करता है उस साल की सीपीआई यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उस साल की महंगाई कितनी है, तो वो सीपीआई आईडब्ल्यू से निर्धारित होता है वो। चलें आगे, आ जाओ। सवाल नंबर 14 क्या कहता है, पढ़ो। What is the contribution of industry sector to gross state value addition at constant price in 2025-26? Industry sector, contribution of industry sector to gross state value addition 2025-26 में उद्योग क्षेत्र का स्थिर कीमतों पर जीएसवीए में योगदान कितना परसेंट है। जैसे अभी अपन ने पहले सर्विस सेक्टर की बात की थी, वैसे अब ये पूछ रहा है कि आपका उद्योग क्षेत्र मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर ने हमारी इकोनॉमी में कितना परसेंटेज कंट्रीब्यूट किया है, तो बताओ। और पूछा कैसा, स्थिर कीमतों पे यानी कांस्टेंट प्राइस पे।
बताओ। ये है साहब 28.21%, 28.21%। ये बात ध्यान रखो। इंडस्ट्री सेक्टर contribution at constant price is 28.21%. इंडस्ट्री सेक्टर ग्रोस स्टेट वैल्यू एडिशन 2.48 लाख करोड़ रुपीज़ है, जिसमें ग्रोथ हुई है पिछले साल के कंपैरिजन में 7% की। एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन हमारी इकोनॉमी में कितना है? 1/4 या 25.33%। सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है 46.46%। ये सारा कांस्टेंट प्राइसेस में। इंडस्ट्री इंक्लूड माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी एंड कंस्ट्रक्शन। ठीक है। ऑन नॉमिनल बेसिस इंडस्ट्री कंट्रीब्यूशन इज 26.55%। अब आपके लिए सवाल ये है जो आप मुझे बताएंगे कि हमारा इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन IIP होता है एक, सुना होगा आपने। इसको कैलकुलेट करने के लिए 8 कोर इंडस्ट्रीज़ को नापा जाता है, या उनकी ग्रोथ या उनकी ग्रोथ रेट को नापा जाता है। 8 कोर इंडस्ट्रीज़ या उनका कंट्रीब्यूशन कितना इकोनॉमी में, उसको नापा जाता है। ये 8 कोर इंडस्ट्रीज़ कौन कौन सी है ये आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, है ना। इसकी एक ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ जो मैं याद रखता हूँ, वो है C3 फ्रेंड्स। डी नहीं लगाया, फ्रेंड्स नहीं है, ये आई है। C3 फ्रेंड्स 3 4 5 6 7 8, अच्छा सॉरी आई नहीं आता है, ई है। C3 यानी आपको पता ही है सीमेंट, 3 C से तो क्या होगा? सीमेंट, फिर क्रूड ऑयल और कोल। सीमेंट, क्रूड ऑयल और कोल, 3 सेक्टर तो ये हो गए C3। और फ्रेंच से F से फर्टिलाइजर, R से रिफाइनरी, E से इलेक्ट्रिसिटी, N से नेचुरल गैस, S से स्टील। हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 इंडस्ट्रीज होगी ना। चलो खैर, सवाल नंबर 13 पे आ जाओ। एक बार फिर से ऑडियो विजुअल चेक कर लेता हूँ जब तक आप सवाल पढ़ो। क्रूड ऑयल और कोल, 3 सेक्टर तो हो गए C3। और फ्रेंच से F से फर्टिलाइजर, R से रिफाइनरी, E से इलेक्ट्रिसिटी, N से नेचुरल गैस, S से स्टील। हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 इंडस्ट्रीज होगी ना। चल खैर, सवाल नंबर 13 पे आ जाओ। एक बार फिर से ऑडियो विजुअल चेक कर लेता हूँ जब तक आप सवाल पढ़ो। चलो भाई, ऑडियो विजुअल क्लियर है भाई। सवाल नंबर 13 क्या कह रहा है? व्हाट आर द रेवेन्यू रिसीट्स ऑफ राजस्थान इन 2024-25? साल 2024-25 में गवर्नमेंट की राजस्व प्राप्तियां कितनी थी? हालांकि डेटा नहीं पूछेगा, गवर्नमेंट की टोटल प्राप्तियों में से ये पूछ सकता है आपसे कि उसका परसेंटेज कितना है ना। पर देखो RPSC है, कुछ भी पूछ ले। बताओ भाई, गवर्नमेंट की रेवेन्यू रिसीट कितनी थी 2024-25 में? ये क्या खुल गया? ये थी
2,27,250 करोड़, 2,27,250 करोड़ रुपीज़। रेवेन्यू रिसीट इन 2024-25 पर इतना, जो कि पिछले साल के कंपैरिजन में ग्रोथ हुई है 11% की। अच्छा, रेवेन्यू रिसीट में मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले क्या क्या होता है। तो इसमें एक तो मैंने आपको बताया था, रेवेन्यू रिसीट में एक तो गवर्नमेंट को टैक्सेस मिलते हैं, फीस कलेक्ट करती है, गवर्नमेंट को इंटरेस्ट मिलता है, जो गवर्नमेंट ने किसी देश को लोन वगैरह दिए हैं उस पर गवर्नमेंट को मिलता है जो इंटरेस्ट है, वो सब इसमें आता है। तो इसमें भी दो तरीके में कैटेगराइज किया गया है रेवेन्यू रिसीट को। वो है आपका एक तो नॉन टैक्स रिसीट्स और एक है टैक्स रिसीट। क्योंकि टैक्स को अपने आप में एक अलग कैटेगरी बना दिया, टैक्स से बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट को प्राप्ति होती है ना। टैक्स में कैसे कैसे टैक्स, जीएसटी, इनकम टैक्स और कॉरपोरेट टैक्स, फिर कस्टम ड्यूटी, बहुत सारे तरीके के टैक्स होते हैं ना, इसलिए टैक्स को अलग कैटेगरी बना दी। और नॉन टैक्स में ये सारे आ जाते हैं आपकी, गवर्नमेंट ने कोई फीस कलेक्ट की है क्या, या गवर्नमेंट को कहीं से इंटरेस्ट मिला है क्या, या गवर्नमेंट को किसी पीएसयू ने प्रॉफिट दिया है क्या। प्रॉफिट देती है पीएसयू कंपनीज, हालांकि कम देती है, पर हाँ कुछ है, नवरत्ना और महारत्ना, जो कि प्रॉफिटेबल है आज भी। खैर, तो ये कह रहा है कि हाँ टैक्स रिसीट्स कितने थे, इतने, और नॉन टैक्स रिसीट्स इतना है। और दिख ही रहा है ऑब्वियसली टैक्स रिसीट्स ही ज़्यादा है। और वैसे भी आपको मैं एक बात बताऊँ, ये बात हमेशा ध्यान रखना, अगर आपसे गवर्नमेंट की टैक्स रिसीट्स का ऑर्डर पूछ ले, कभी आपसे ऐसे पूछ ले कि गवर्नमेंट की टैक्स रिसीट्स, या गवर्नमेंट जो कर लेती है उसका ऑर्डर पूछ ले आपसे कि सबसे ज़्यादा कर कहाँ से आता है, फिर कहाँ से, फिर कहाँ से, फिर कहाँ से, तो ध्यान रखना सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट की इनकम कहीं से होती है, तो वो होती है इनकम टैक्स से। आय पर जो लोग कर देते हैं ना, आय कर, इनकम टैक्स से। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपकी इससे जीएसटी से, फिर तीसरे नंबर पे कॉरपोरेशन टैक्स से, और फिर आपकी कस्टम ड्यूटी से। ठीक है, खैर आगे बढ़ो। सवाल नंबर 12 क्या कहता है, हम उल्टा चल रहे हैं भाई। सवाल नंबर 12 क्या कहता है, व्हाट इज द एस्टिमेटेड नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एनएसडीपी एट करंट प्राइजेस 2025-26, साल 2025-26 में नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना है। एक तो ग्रॉस स्टेट जीएसडीपी हम जानते हैं, है ना, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट सुना होगा आपने। और एनएसडीपी में अंतर क्या होता है, कुछ नहीं, इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, डेप्रिसिएशन माइनस कर दो तो एनएसडीपी आ जाता है। माना ऐसा जाता है कि किसी भी इकोनॉमी में जब आप इकोनॉमिक काम करते हो तो बहुत सारे चीज़ें जो है, जो आपकी इन्वेस्टमेंट होती है या कैपिटल टूल्स होते हैं ना, वो उस पूरे प्रोसेस में घिस जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, उनमें डेप्रिसिएशन हो जाता है। तो उस वजह से आपकी नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है और ज़्यादा एक्यूरेट रिफ्लेक्शन है आपकी इकोनॉमी का। तो बताओ एस्टिमेटेड नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना है करंट प्राइस पे, कितना है भाई। मुझे मोटा मोटा एग्जैक्टली ध्यान नहीं है, पर इतना ध्यान है 16 लाख के आसपास है, तो इसलिए आंसर होना चाहिए 16.85 लाख करोड़, 16.85 लाख करोड़। देखें, सही है। नॉमिनल नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट 16.85 लाख करोड़, जो कि पिछले साल के कंपैरिजन में 10% ग्रोथ हुई है। बात अगर करें 24-25 की, तो ये था 25.25 लाख करोड़। और रियल एनएसडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, ये तो किस पे था, ये आपकी करंट प्राइसेस पे, चालू कीमतों पर। अगर कांस्टेंट प्राइस पे बात करें तो 8.59 करोड़, सॉरी 8.59 लाख करोड़, 8.
हाँ जी, वेलकम बैक। थोड़ा सा बीच में डिस्ट्रप्शन हो गया था, ऑडियो डिवाइस काम करना बंद कर दिया था। खैर कोई बात नहीं, यहीं लास्ट में जो जहाँ छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू करते हैं। साल 2025 में राजस्थान के थोक मूल्य सूचकांक होलसेल प्राइस इंडेक्स जो होता है उसमें कितना इंक्रीमेंट हुआ है, ये पूछ रहा है आपसे सवाल। बताओ, वैसे भी ये आज का लास्ट ही सवाल है, बताओ। इसमें 1.13% का इंक्रीमेंट हुआ है। तो ये ध्यान रखना, राजस्थान का होलसेल प्राइस इंडेक्स 1.13% बढ़ा है। मैंने अभी आपको बता ही दिया था पहले कि क्या होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स। इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति को नापने के दो तरीके होते हैं, एक तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और एक होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन को नापते हैं। कैसे इसको नापा जाता है? जो रिटेल गुड्स होते हैं ना, जो आम जीवन में काम आने वाले सामान होते हैं, जैसे साबुन, तेल, कंघी, ये सब जो चीज़ें होती हैं जो डायरेक्ट कंज्यूमर को इफेक्ट करती है, पेट्रोल, फूड प्राइसेस, इन सबको इसमें कैलकुलेट करते हैं। और होलसेल प्राइस इंडेक्स में किसको कैलकुलेट करते हैं? होलसेल प्राइस इंडेक्स से हम इंडस्ट्री लेवल पे कैलकुलेट करते हैं कि इंडस्ट्री लेवल पर महंगाई कितनी। तो यहाँ हम सर्विसेज को इंक्लूड नहीं करते, सिर्फ गुड्स को यानी वस्तुओं को इसमें कैलकुलेट करते हैं, सेवाओं को इसमें इंक्लूड नहीं करते। तो आपसे यही पूछ रहा था कि होलसेल प्राइस इंडेक्स में 2025 में राजस्थान में कितना इंक्रीमेंट हुआ है? तो 1.13% हुआ है। ये इसका सोल्यूशन है आपकी स्क्रीन पे, देखो 1.13% का इंक्रीमेंट हुआ है। फ्यूल और पावर में मात्र 0.07% का राइज हुआ है। और अगर पूरे देश की बात करें, ये तो हुई राजस्थान की बात, तो राजस्थान में 1.13% का इंक्रीमेंट हुआ है होलसेल प्राइस इंडेक्स में। पर अगर बात करें पूरे देश की, तो देश के लेवल पर 0.65% का इंक्रीमेंट हुआ है। होलसेल प्राइस इंडेक्स का बेस ईयर क्या है? 1999 और 2000। ठीक है, तो दोस्तों ये अपन ने 10 सवाल डिस्कस कर लिए। आज अपन उल्टा चले थे, क्वेश्चन नंबर 20 से चलते चलते क्वेश्चन नंबर 11 तक आ गए। ये अपन ने 11 सवाल डिस्कस कर लिए। वैसे अब अपन आगे की जो 10 सवाल हैं यानी क्वेश्चन नंबर 1 to 10 बाकी हैं। हालांकि एक बार इस पर मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, पर वो ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ था, इस वजह से वो पूरा किसी काम की फाइल रही नहीं। तो दोबारा इस पर कभी वीडियो बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 to 10 नेक्स्ट वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। बहुत बहुत धन्यवाद।